इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अगर आप सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर के आएंगे, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको कोई काम क्यों करना पड़ेगा, पहले तुमको ये बताइए, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्लास 10 में तो आपको पढ़ा दिया जाता है कि वर्क करना पड़ रहा है। क्लास 10th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन में आपको एक और लाइन लिखवाई जाती है, हम बताएंगे, आपको याद दिलाएंगे। आपसे बोले थे उस टाइम पे कि इसको बस लिख लीजिए, 12th में समझ में आएगा। और क्योंकि आप 12th में हैं आज, तो आप बोलिए, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले जाने में काम क्यों करना पड़ेगा आपको, या फिर वो चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि वो चार्ज अपने आप चला है तो वो चार्ज एनर्जी रिलीज करेगा, तो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो इन्फिनिटी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे रहता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इन्फिनिटी पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे ना रहता हो, ये कहीं डिफाइन नहीं है। इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये सही बात है। देखो, इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वो किसी दूसरे चार्ज से टच में नहीं है ना। जिस चार्ज से वो कांटेक्ट में होता उसी चार्ज से तो हम उसको इन्फिनिटी पे ले जाते हैं दूर। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं हम? जीरो मानते हैं, क्योंकि वो चार्ज अकेला होता है, दूसरा कोई चार्ज होता ही नहीं इन्फिनिटी पे, तो कोई सिस्टम बन ही नहीं पाता है। सिस्टम दो लोगों से मिलकर बनता है, दो से अधिक। सिस्टम ही नहीं बन पाता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बनेगी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज है और उसको आपको किसी पॉइंट ए पर या पी पर लेकर के आना है, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को आपको ले आने में वर्क तब करना पड़ेगा जब वो चार्ज आना ना चाहे खुद से। और वो चार्ज खुद से क्यों नहीं आना चाहेगा? क्योंकि उसको रिपल्शन फील हो रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? इन्फिनिटी से अगर कोई चार्ज, मान लीजिए आप, मान लो कि इन्फिनिटी का मतलब मान लो इलाहाबाद, अज्यूम करो इलाहाबाद से किसी चार्ज को इस रूम में किसी पॉइंट पी तक लेकर के आना है। वो चार्ज इलाहाबाद पे है क्योंकि उसको लगता है कि इलाहाबाद पे उसके ऊपर किसी चार्ज का असर नहीं है। अगर इलाहाबाद को इन्फिनिटी मान लें तो वो चार्ज सोच रहा है कि इलाहाबाद पर अगर वो चार्ज है तो उसको ना ही कोई चार्ज खींच रहा है, ना ही कोई चार्ज रिपेल कर रहा है, तभी तो रुका हुआ स्टेबल फील कर रहा है। अगर मान लो इस रूम में पॉइंट पी पर हमको उस चार्ज को लेकर के आना, और हम तुमसे ऐसा कह रहे हैं कि हाँ हमको उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आने में वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वो चार्ज आना नहीं चाह रहा है। वो चार्ज कब नहीं आना चाहेगा? जब उसको रिपेल किया जाएगा या अट्रैक्ट किया जाएगा? जब उसको रिपेल किया जाएगा ना। अट्रैक्ट अगर किया जाता इस पॉइंट से, इस रूम के पॉइंट से अगर उस चार्ज को अट्रैक्ट किया जाता तो खुद ही चला आता। आप बस इन्फिनिटी से हल्का सा, एक बार उसको हल्का सा अंदर ढकेलते और आराम से चलते चला आता। ठीक है, आपको उसको लेकर के आना पड़ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा फील्ड है जो उस चार्ज को रिपेल कर रहा था, और ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी एक चार्ज को अगर आप किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहे हैं, किसी एक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चलना है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या? एक तो आप उसको वर्क करवा के चलाएं, मतलब आप खुद एनर्जी दें, या फिर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद ही चले। बात में आ रही क्या? अब थोड़ा सा इस बात को आप और समझिए। देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है इधर की तरफ, और यहाँ पर बहुत दूर ये इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी पे कोई चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे क्यू नॉट चार्ज इधर आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा? इस पॉइंट पी तक लेकर के आना है आपको। चार्ज क्यू को पॉइंट पी तक लेकर के आना है इन्फिनिटी से। वो चार्ज स्वयं आएगा या आपको लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। अगर मान लो इधर इन्फिनिटी है, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉइंट पी तक लेकर के जाना है, स्वयं आएगा या आपको ले जाना पड़ेगा? ये चार्ज खुद से आएगा या तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी आने के लिए? ये चार्ज खुद से आएगा। क्यों? समझो, ये चार्ज क्यों खुद से आएगा आप समझिए। इस चार्ज को लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है, इस चार्ज को लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है, इसका मतलब पीछे कौन है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से दूर अपने आप भागेगा।
एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चलता है। आपको ये बात कई बार बताई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एक प्रोटॉन का भी होता है और वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का भी होता है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है ना, इस बात को आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा ना। क्लास 10th के बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसको बाकी 3 चीज़ें बता दी जाती हैं। तो ये चार्ज इधर अपने आप जाएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। उस चार्ज को आपको लेके आना पड़ेगा, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए, स्पॉन्टेनियस समझते हो ना अपने आप, और नॉन स्पॉन्टेनियस का होता है आपको करवाना पड़ेगा। किसी भी एक चार्ज को, तो हम क्या मान रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि वहां पे कोई चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है। हम इस फिगर को एज्यूम कर लेते हैं कि किसी, बोलो इधर पॉजिटिव होगा, तो तुमको पता है क्या कि यहीं खड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से नहीं आ सकती क्या? हो सकता है कि इधर से आ रही हो, इसको और लंबा कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन से आप ये थोड़े पता कर सकते हैं कि चार्ज एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है। जा रही उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसको लेगा ना कि पीछे प्लस चार्ज है, अगर उसको लेगा पीछे प्लस है तो दूर भागेगा, तो ये भी तक अपने आप पहुंच जाएगा। बस मेरी का तो किसी एक, तो हम लोग जो डेफिनेशन लिखते हैं ना वो इस वाले के हिसाब से लिखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव टेस्ट, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, तो तुमको वर्क करना ही पड़ेगा इसको लाने के लिए। बस मेरी का अब आपको इस चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा ना। ये चार्ज अपने आप जाएगा पी तक, तो ये एनर्जी देगा या लेगा? रिलीज करेगा। बस मेरी का ये एनर्जी देगा। तो हम बात करते हैं उसकी। तो क्या होता है, इन्फिनिटी पे किसी दूसरे चार्ज का कोई असर है क्या? इन्फिनिटी पे किसी दूसरे चार्ज का कोई असर नहीं है। तो अगर इन्फिनिटी पे किसी दूसरे चार्ज का असर नहीं, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 मान लेंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में आप क्या करेंगे? आप क्यू चार्ज को यहाँ लेकर के आएंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, अगर आप पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या होगा? जो भी आप डब्ल्यू किए वर्क डन अपॉन में उस चार्ज की वैल्यू। सही बात है क्या? ये का पोटेंशियल आपको समझा रहा है। ये वर्क डन निगेटिव हो सकता है अगर चार्ज अपने आप आए। अगर हम ये बात कह रहे हैं, कि इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इसका मतलब उस चार्ज को लाया जा रहा है। इट इज नॉट कमिंग इटसेल्फ, वो अपने से नहीं आ रहा है, उस चार्ज को आप ला रहे हैं, और लाने का मतलब आप वर्क कर रहे हैं। अरे बात समझ का? ये वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है अगर चार्ज अपने आप चले, तो पोटेंशियल निगेटिव भी हो सकता है। क्यों पोटेंशियल निगेटिव होता नहीं है? बिल्कुल होता है। बात समझ का? तो आप डेफिनेशन लिखिए, लिखिए इट इज डिफाइंड एज the work done in bringing a, the work done, क्लास 10th वाले डेफिनेशन से ये थोड़ा सा अलग होगा बस। the work done in bringing a unit positive test charge, the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point, from infinity to a point, from infinity to a point, from infinity to a point in the region of electric field, in the region of electric field, in the region of electric field, ब्रैकेट में लिखिए विदाउट एक्सिलरेशन, ब्रैकेट में लिखिए विदाउट एक्सिलरेशन। हो गया? ब्रैकेट बंद करिए। आपको हम याद दिलाते हैं क्लास 11th में जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी आपको यही लिखवाया गया था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास
फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सिलरेशन। ये जो विदाउट एक्सिलरेशन वाली बात है ये हमको एक्सप्लेन करो कोई। एक्सिलरेशन से क्या लेना देना? एक्सिलरेशन से क्या लेना देना है बताइए। क्यों ये चार्ज एक्सिलरेशन में नहीं आ सकता? अरे तो ऐसे लेकर तो वेलोसिटी नहीं रहेगा। एक्सिलरेशन का ये मतलब होता है कि वेलोसिटी है। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और आप कह रहे हैं कि एक्सिलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी का मतलब एक्सिलरेशन है। तब एक्सिलरेशन का ये मतलब नहीं बोल सकते कि हाँ वेलोसिटी है। वेलोसिटी होने पर ही एक्सिलरेशन डिफाइन होता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ वेलोसिटी है, कुछ और बोला जाता है ना। पहली बात तो एक्सिलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल रही है। बताइए विदाउट एक्सिलरेशन क्यों? आपको ये बात बहुत बहुत अच्छी समझाई गई ना वहाँ पे उस चैप्टर में। आपको क्लास 11 में ये बात हम बहुत अच्छी समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, एक्सिलरेशन क्यों नहीं होना चाहिए। देखो अगर किसी पार्टिकल के अंदर एक्सिलरेशन रहेगा तो इसका मतलब कि उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे और आसानी समझा देते हैं ना, यहाँ पे हम ग्रेविटेशन का रेफरेंस नहीं लेंगे, यहाँ पे आप समझिए। चार्ज पार्टिकल के पास अगर एक्सिलरेशन होता है तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाई गई है, जो कि रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों तरफ घूमता रहता है तो न्यूक्लियस को खींच रहा होता है, बस मेरी का न्यूक्लियस खींच रहा होता है। और अट्रैक्टिंग फील्ड में न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को पास जाना चाहिए धीरे धीरे। अगर इलेक्ट्रॉन पास जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पास में जाएगा तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस के पास जाने पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब कि वो एनर्जी रिलीज करेगा। हेंस मैक्सवेल ये बोले थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो तीन चीजें इमिट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको ये बात कई बार बताई गई, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। और अगर कोई चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन से चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सिलरेट करवाएंगे तो वो एनर्जी निकालेगा, मतलब एनर्जी लॉस करेगा। आप इसको जो एनर्जी दे रहे हैं ये वही एनर्जी लॉस करेगा ना, मेरी बात को समझो। तुम इसको जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी लॉस कर देगा। अगर तुम इसको 10 जूल दिए, 10 जूल में यहां से यहां तक आ सकता था ये, लेकिन एक्सिलरेट हो गया तो 5 जूल लूज कर दिया, तो यहां से यहां नहीं आया ना, यहां से यहीं आया, फिर तुम और एनर्जी दोगे। तो जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी थी यहां से यहां तक आने के लिए आपको उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर वो एक्सिलरेशन में है तो। क्योंकि अगर वो एक्सिलरेशन में है तो एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेशन में एनर्जी लूज करता है, आप एनर्जी देंगे वो लूज करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और बाकी लूज कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट नहीं करना चाहिए, बस मेरी का। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो फिर आपको सही अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं मिल पाएगा। आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि यहां से यहां सिर्फ पहुंचने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी लूज कर दिया ना। तो इसीलिए इस चार्ज पार्टिकल को ये लिखा जाता है थ्योरेटिकली कि बिना एक्सिलरेशन के, देखो पहले तो यही पॉसिबल नहीं है कि आप इनफाइनाइट डिफाइन कर पाएं, बस मेरी का। हम ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। आप ये मान लें कि सर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे है और आप उसको वहाँ से लेकर के आ रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसे डिस्टेंस पर खड़े हैं जहाँ चार्ज इनफाइनाइट पे है तो इसका मतलब आप इनफाइनाइट पे पहुँच गए, ये संभव ही नहीं है। तो ये एक एज्यूम्ड डेफिनेशन है जिसको आपको मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन सही आता है इसकी वजह से, ठीक है जी। तो एक्सिलरेशन नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सिलरेशन ऑलवेज लूजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपका बल्ब क्यों जल पाता है? क्योंकि आपके बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेशन में होता है, इसीलिए वो EMR रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। बात सुनारी क्या? बस आप बहुत तेज हैं, फॉर्मूला लिखिए, आगे बढ़िए।
नीचे लिखिए पोटेंशियल के बारे में 3 बातें। आप बताइए कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। लिखिए स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर है तो पोटेंशियल स्केलर जाएगा। लिखिए स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट लिख लीजिए वोल्ट, इसका यूनिट लिख लीजिए वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम लिख सकते हैं ना। जूल पर कूलम। डायमेंशन लिखिए इसका, डायमेंशन मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कई बार याद करने के लिए कहा भी गया और आपको कई बार लिखवाया भी गया। यूनिट वोल्ट हो गया और जूल पर कूलम हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। इसका डायमेंशन mL/T-3A-1। हाँ जी यही आया है आपका, ठीक है। डायमेंशन चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इन स्पेस potential at point P in space is given as 3 × 10⁵ volt. Potential at point P is given as 3 × 10⁵ volt. आगे लिखिए find the work done in bringing a charge, find the work done in bringing a charge of 2 × 10⁵ coulomb, sorry, of 2 × 10⁻⁻6, of 2 × 10⁻⁻6 coulomb, a charge of 2 × 10⁻⁻6 coulomb from infinity to that point, from infinity to that point, फुल स्टॉप लगाइए। इसी में एक और बात लिखिए, लिखिए does the answer depend on the path, does the answer depend on the path along which the charge is brought, along which the charge is brought second past participle है BROUGHT। क्वेश्चन मार्क लगाइए और सॉल्व करिए सवाल। ज़ीरो 0.6 क्या निकाली हो तुम? वर्क यूनिट क्या होती है?
जूल, 0.6 जूल। होता जा रहा है। अरे पूरा कॉपिया का फोटो कॉपी कर दूँ क्या आज? आंसर आया? देखिए पहले तो न्यूमेरिकल डेटा निकाल लेते हैं। अरे सिंपल है ना, W बराबर Q इंटू V कर दीजिए आप, वहाँ से Q इधर चला आएगा। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6, और ये वोल्टेज, ये चार्ज की यूनिट इतना कुलाम, और इनटू जो V है वो कितना है 3 इंटू 10⁵। या तो वोल्ट लिखिए या तो जूल पर कुलाम लिखिए, बात देखिए। तो यहाँ कुलाम से कुलाम बढ़ जाएगा, जूल बचेगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 6 हो गया, और 10⁻⁻6 और 5 -1 हो गया, तो आंसर आ गया 0.6 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको किसी चार्ज को ले आने के लिए, इतनी पोटेंशियल पे इन्फिनिटी से। सवाल बोला है कि क्या ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगा कि पाथ कैसा है? नहीं करेगा ना। रीजन दो मेरे को। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा। आप यहाँ से देखिए, जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, जो वैल्यू डायरेक्शन पे जो वैल्यू डिपेंड कर सकती है, डायरेक्शन पे जो वैल्यू डिपेंड कर सकती थी वो वर्क था, लेकिन क्योंकि वर्क भी स्केलर हो जाता है और वर्क के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेते हैं ना डायरेक्ट, तो आप चार्ज को ऐसे डायरेक्ट लेकर के आए, फिर घुमा फिरा के लेकर के आए, या फिर पूरे यूनिवर्स का चार्ज चक्कर कटवा के लेकर के आए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहीं का लेंगे हर बार, और अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो वैल्यू भी हमेशा वही आएगी। तो लिखिए नो, मतलब लिखिए द वैल्यू ऑफ वर्क इज इंडिपेंडेंट, लिख लीजिए डायरेक्ट आंसर। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हो गया? ठीक। तो अब देखो, हेडिंग लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस, आगे बढ़ता। लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। Potential difference between 2 points P and Q. Potential difference between 2 points P and Q in a region in REGION in a region containing different charges is the difference of potentials of both the points, difference of potentials of both the points due to all the charges, due to all the charges, due to all the charges। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इनके बीच का कोई भी डिस्टेंस है, लेट से R, कोई भी डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। देखो अगर मान लो यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है Q2, यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है Q3, यहाँ पर भी एक माइनस चार्ज है Q4, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है Q5, यहाँ पर अगेन एक माइनस चार्ज है, यहाँ बना दो Q6। इन सारे चार्जेस के वजह से यहाँ पर पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ। पॉजिटिव वाले चार्जेस के वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू होगी,
और निगेटिव वाले की वजह से निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अगर आपसे हम बोलते हैं कि पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, अगर हम आपसे बोलते हैं कि पॉइंट P का टोटल पोटेंशियल निकालिए, तो आप अलग 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 चार्जेस के वजह से सारे पोटेंशियल निकाल के उसको ऐड कर देंगे। मतलब आप क्या करेंगे, आप Q1 के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे Q2 वाले पोटेंशियल में, फिर उसको जोड़ देंगे Q3 वाले पोटेंशियल में। ऐसे ही करते करते आप 6 के 6 चार्ज का पोटेंशियल ऐड करेंगे तो पॉइंट P का पोटेंशियल आएगा। ठीक, उसी प्रकार से आप Q वाले पॉइंट पर सारे चार्जेस के वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। और फिर आप इन सारे पोटेंशियल को अगेन जोड़ देंगे तो पॉइंट Q का पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर आपसे पूछा जाए कि P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर कितना है। तो अगर आप VPQ निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, तो आप Q वाले में से P वाले को माइनस कर दीजिए, जिसका जिससे पूछा है उसका उससे माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। ये आंसर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज के वजह से निकाला गया पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चार्ज की वजह से निकाला गया पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो मतलब प्लस वाले पोटेंशियल में से माइनस वाला पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो सिंपल अलजेब्रिक सम फॉलो करती है। जैसे आप नॉर्मली जोड़ते घटाते हैं, वही काम करना है। मान लो इसकी वजह से 5 वोल्ट आया, इसकी वजह से -3 वोल्ट आया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ रही है? क्योंकि जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ेंगे KQ/R, तो वहाँ पे Q की वैल्यू निगेटिव ही रखेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर Q की वैल्यू पॉजिटिव रख देंगे। तो पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। बात समझ रही है? किसी पॉइंट पर अगर मान लीजिए, इस बात को थोड़ा देखिए, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ है Z और इससे R दूरी पर एक प्लस चार्ज है और इससे इतनी ही दूरी पर एक माइनस चार्ज है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इधर जा रहा है और वो उधर जा रहा है। आप इसके वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए, मतलब इसको ऐसे समझो कि इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 0 पोटेंशियल हो जाएगा। एक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, बात समझ रही है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पोटेंशियल 0 होगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा, हर जगह पे 0 होगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल ही तो है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वाटोरियल ये लाइन होती है, तो इस लाइन पे कहीं भी तुम पोटेंशियल निकालोगे तो अगर आपको याद हो तो हर जगह ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। तो अगर बराबर दूरी है और चार्ज तो बराबर ये है, ये चीज़ अभी आएगी, हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी समझ लीजिए इस बात को तो ज़्यादा बेहतर है। इस पूरे लाइन पे कहीं भी जो डिस्टेंस पॉजिटिव से रहेगा वही नेगेटिव से भी रहेगा, है ना, ठीक। तो इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह से नेगेटिव, आंसर कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल इसका और इसका ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि तो स्केलर है पोटेंशियल, डायरेक्शन वाइज कोई मतलब नहीं है। बात मेरी का, मेरे वजह से इस पॉइंट पर 10 वोल्ट, तुम सब लोग की वजह से मिला के -10 वोल्ट, तो उसको वेक्टर सम करोगे, कोई पॉइंट, कोई पोटेंशियल नहीं उस पॉइंट पर। बात मेरी का, तो बात को समझिए। P पर सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, Q पर निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ये काम कर लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट ही बनेगा। अरे जो पोटेंशियल का वही पोटेंशियल, बोलो। हाँ अलग अलग होगा ना, सेम कैसे होगा पागल, पॉइंट P Q से इतने दूरी पर है और पॉइंट Q जो है वो भी सेम दूरी पर है क्या, डिस्टेंस बदल गया ना। तो फॉर्मूले में जो इस देखो, हम पहले ही ये बात बता चुके हैं कि आपको ध्यान रहे हमेशा, ये फॉर्मूला आपको इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि थोड़ा ध्यान रखिए, समझने में आसानी रहती है। जो चीज़ आपके भविष्य में आने वाला है, अगर उसका पहले से थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो भविष्य आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझो कि पोटेंशियल डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, आप जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी घट जाएगी। बात समझ रही है? तो क्या इस चार्ज की वजह से दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, अलग अलग होगा क्या इसकी वजह से, तो सबकी वजह से अलग अलग होगा दोनों पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे निकाल के जोड़ दो और डिफरेंस निकाल लो। बात समझ रही है? आप लिख लिए हैं, चित्र बनाइए बहुत तेजी से, ये दोनों लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस को ना असल में इसको डेल्टा वी लिखते थे, इट इज नॉट पी क्यू। क्या हाँ प्लस होगा यहाँ पे, ये क्या है, हम क्या निकाल क्या रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बताओ, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अभी पिछले टॉपिक में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अभी पोटेंशियल निकाल रहे हैं। डिफरेंस का मतलब माइनस प्लस होता है, माइनस। हो गया। अब देखो इस बात थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इस बात को एक दूसरे सेंस में भी समझो। चलो इतने सारे जो चार्ज हैं, मानना कि वो सारे चार्ज यहीं पर हैं, बस हम उनको दिखा नहीं रहे, ठीक है। इन सारे चार्जेस को हम बस दिखा नहीं रहे हैं आपको। सारे चार्ज अभी भी हैं, अपना असर ऐसे ही दिखा रहे हैं जैसे पहले दिखा रहे थे, बस हम इन चार्जेस का नाम लिख नहीं रहे हैं। मान लेना कि सारे ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे ही सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहते हैं। देखो आपको पता है वर्क डन के टर्म में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि किसी चार्ज को अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पर लेकर गए, आपको P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसके लिए आपको पॉइंट P का पोटेंशियल पता होना चाहिए और पॉइंट Q का पोटेंशियल पता होना चाहिए। पॉइंट P का पोटेंशियल निकालने का तरीका डेफिनेशन से क्या है कि सर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को पॉइंट P का पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है कि सर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ले आने में P तक जितना वर्क करना पड़ेगा वो डिवाइडेड बाई वो चार्ज Q0। सही बात है क्या? और अगर उसी चार्ज को Q तक ले आया जाए तो पॉइंट Q का पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज अप टू पॉइंट Q अपॉन में दैट चार्ज, ये लिखोगे। अरे बात समझ आएगा, बात इतना क्लियर है? अगर आप VQ माइनस VP कर देते हैं तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि सर डेल्टा V बराबर VQ की वैल्यू क्या हो गई? WQ अपॉन में Q0 माइनस WP अपॉन में Q0। तो यहाँ से डेल्टा V का फॉर्मूला बन रहा है WQ माइनस WP अपॉन में Q0, दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है? WQ तक लाने में किया गया वर्क माइनस P तक लाने में किया गया वर्क। W क्या था? Q तक लाने में किया गया वर्क था पहले, फिर P तक लाने में किया गया वर्क था, उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं आप। अगर आपको इसका मतलब क्या बना? आप किसी चार्ज को P से Q तक लेकर के जा रहे हैं, आप इन्फिनिटी से चले किस चार्ज को P तक लेकर गए, फिर आप इन्फिनिटी चले किस चार्ज को Q तक लेकर के आए। तो ज्यादा एनर्जी कहां देना पड़ेगा? P तक लाने में या Q तक लाने में? Q तक लाने में, क्योंकि Q तक आप ज्यादा दूर लेकर गए हैं। मान लो P तक लाने में तुम एनर्जी E1 दिए और Q तक लाने में एनर्जी E2 दिए, ठीक। तो P से Q तक लाने में कितना एनर्जी देना पड़ा होगा? P से Q तक लाने में कितना एनर्जी दिए होगे? E2 माइनस E1। अगर P तक लाने में 5 जूल दिए और Q तक लाने में 7 जूल दिए, तो P से Q तक लाने में कितना एनर्जी गया है? 2 ये जूल एक्स्ट्रा लगाया ना। P तक तो 5 जूल में आ गया था, 2 जूल एक्स्ट्रा लगाए तो Q तक चला गया, तभी तो 7 जूल बना। मैं बात समझ आ रही है क्या? पागल हो क्या? किसी एक चार्ज को तुम P तक लेकर जाते हो 5 जूल लग रहा है, उसी चार्ज को दोबारा से Q तक लेकर जा रही हो 7 जूल लग रहा है। और कहाँ से लेके आ रही हो? ये कहाँ से लेनी आ रही है? हमारे घर से आ रही है 5 जूल, फिर इन्फिनिटी से Q तक लेके 7 जूल, तो कितना? P से Q तक जाने में कितना लगेगा? 2 जूल लगेगा ना, क्योंकि समझो P तक आने में तो 5 जूल खर्च हो ही रहा था, और जब उसी को हम P तक नहीं Q तक ले गए तो 7 जूल खर्चा हुआ। इसका मतलब इतना दूरी एक्स्ट्रा चलने में 2 जूल और खर्चा हो रहा है।
बस मेरी वही बात हम कह रहे हैं। तो मतलब कि P से Q तक जाने में E2 माइनस E1 यही करेंगे हम। तो मान लीजिए कि P तक आने में जो एनर्जी खर्च होती है इसको वर्क डन बोलते हैं ना, और Q तक आने में जो एनर्जी खर्च उसको वर्क डन बोलते हैं। तो P से Q तक आने में कितना खर्चा होगा? WQ एंड WP। बात समझ रही क्या? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W P से Q अपॉन में Q नॉट। क्या आपको बात समझ आ रही क्या? तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें जब पोटेंशियल दिया होगा, जो कि अभी बहुत कम दिया होगा, और आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें इस क्या क्या बोल रही हो? अरे डेल डब्ल्यू लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वर्क डन जो होता है ना डेल डब्ल्यू, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है वर्क डन। यहाँ पर जो पी क्यू लिख रहा है वो हम ये सिग्निफाई कर रहे हैं ना कि पी से आप क्यू तक जा रहा है। यहाँ पर हम पी क्यू से लिखेंगे आप पी से क्यू तक जा रहे हैं। चेंज इन एनर्जी लिख देंगे ना यहाँ पे। अरे वर्क के आगे डेल नहीं लगाते हैं, डेल एनर्जी के आगे लगाते हैं भाई, वर्क के आगे डेल नहीं लगाते हैं। चेंज इन वर्क डन नहीं होता है, समझिए। वर्क करने के बाद चेंज इन एनर्जी होता है। अगर आप यहाँ पे चेंज इन एनर्जी लिखेंगे वो बात सही है, बात मेरी क्या? आप इस W के जगह पे क्या लिख सकते हैं? चेंज एनर्जी, मतलब आप डेल लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी के साथ लिखिए, वर्क के साथ हम डेल नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये बना फार्मूला। ये फार्मूला डायरेक्ट पोटेंशियल दिया है तब है, ये फार्मूला वर्क डन का है। दोनों सेम ही बातें हैं और यही डेफिनेशन आप पढ़ते भी हैं। तो आपको बेसिकली ये दिखाया गया है कि इन बातों से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी लिखिए आप। हो गया? सवाल लिखिए। कैलकुलेट द एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज if an electron is moved across a potential difference, an electron is moved across a potential difference of 1 volt. Calculate the energy change if an electron is moved across a potential difference of 1 volt. सवाल लिखा है, पढ़ो। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही आ रहा है, बड़ी गजब बात हो गई यार। मतलब वही एनर्जी चेंज है तो आप प्लस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी चेंज है ना, आप प्लस ले लीजिए।
हम दोनों में कितने साल का फर्क है? पॉजिटिव आंसर बोलेंगे। हाँ जी, आइए देखिए, ये सवाल करवाना जरूरी होता है क्योंकि इस सवाल से आपको कुछ शिक्षा मिलती है, इसीलिए सवाल करवाया जाता है। देखो एनर्जी चेंज की बात कर रहा है, मतलब W बराबर Q, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट A रहा होगा, इस सवाल का स्ट्रक्चर समझे आप, कोई पॉइंट A रहा होगा और यहाँ पर कोई पॉइंट B रहा होगा। क्या सवाल में कहीं ये लिखा है क्या कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट में 10 मीटर चल रहा है? क्या इसमें कहीं भी ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 3000 किलोमीटर चल रहा है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में चला, चाहे कितना भी दूर चला, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B तक गया, दूरी कितनी भी वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पॉइंट B और पॉइंट A में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 1 वोल्ट का है। इलेक्ट्रॉन जहां से जहां को गया, इस बात को समझो, क्योंकि यही बात आपको समझनी जरूरी कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर चले उससे मतलब नहीं है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस में चले उससे मतलब है। क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वहां पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे 3-4 फॉर्मूले बनेंगे, एक फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, फिर वहां पर आप परेशान होंगे। आपको लगेगा, बार बार मन में आएगी सर इलेक्ट्रॉन चल तो रहा है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, आप एनर्जी निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वर्क निकालने के लिए बोल रहे हैं, और आप डिस्टेंस दिए ही नहीं हुए हैं। क्योंकि मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि वर्क निकालना है तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। यहां पर चीज थोड़ा सा अलग है, समझिए आप मेरी बात को। पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी डिस्टेंस डिफाइंड है। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब इन्फिनिटी से एक बार पहले यहां जाके इसका पोटेंशियल निकाला होगा, फिर इन्फिनिटी से यहां इसका पोटेंशियल निकाला होगा, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। बात में आ रही क्या? ठीक है, तो 1 वोल्ट दे रखा है, तो एनर्जी चेंज का मतलब क्या है? कितना वर्क आप किए या फिर कितना वर्क इलेक्ट्रॉन आपको दिया, तो एनर्जी चेंज बोल लेंगे इसको। डेल्टा ई एनर्जी चेंज निकालना है आपको, तो बतिया वही एनर्जी बताओ बराबर। अरे तुम जितना वर्क करोगे वही तो पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर अपने से जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन को आप लेके जाएंगे तो आप एनर्जी डालेंगे सिस्टम के अंदर। तो ये W बराबर क्या होता है? Q इंटू V होता है। Q मतलब चार्ज कितना है भाई? E मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ग्राम। यहाँ पे आप चाहें तो माइनस लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो माइनस साइन ये नहीं बता सकता कि एनर्जी आ रही है या जा रही है, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस रखा है। आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है। बात समझ आ रही है? इसीलिए चेंज आप जनरली पॉजिटिव में ही बताएं। इसीलिए हम आपसे पूछे ये बात कि अगर मेरे तुम्हारे उम्र का अंतर पूछेंगे तो तुम क्या बताओगे? -10 साल बताओगे या 10 साल बोलोगे? 10 साल बोलोगे। बात समझ आ रही क्या? आपको जब सिग्निफाई करना होता है कि मेरे हिसाब से तुम कितने बड़े हो, तो हम बोलेंगे मेरे हिसाब से तुम -10 साल बड़े हो। -10 साल बड़े हो, -10 साल बड़े हो ना, बड़े का मतलब जो हम तुमसे बोले कि हम तुमसे 2 साल बड़े हैं, तो अपने मेरे 2 जोड़ोगे। उसी प्रकार से तुम तो मेरे छोटे हो ना 10 साल, हम बोले तुम मेरे से बड़े हो -10 साल, तो -10 जोड़ लो, मेरे उम्र पे आ जाओगे अपने वाले पे। बस मेरी क्या? तो Q की वैल्यू रखिए आप 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम इंटू ये क्या है? 1 वोल्ट। तो आंसर यही आएगा, जूल आएगा आंसर, बोलो। असल में ये जो एनर्जी की वैल्यू होती है ये भी एक कांस्टेंट होता है। ये एनर्जी की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उस चार्ज को कूलाम लगाएंगे तो वो चार्ज बन जाता है, और अगर जूल लगाएंगे तो ये एनर्जी का यूनिट बन जाता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट होता है, वो तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा, 10 टू पावर माइनस 20 से। ये एनर्जी का स्मॉल, वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसका एक छोटा सा नाम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कोई पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, तो आप बोलेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल एनर्जी होती है। ध्यान रखना, अब आप कूलाम के अलावा इसको जूल में भी जानते हैं, ठीक है जी। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 1 EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक बहुत ही छोटा यूनिट होता है, समझे क्या मेरे बात को? आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी यूज करते हैं, वो किलो जूल में होती है, जूल में होती है, और ये 1 जूल में इतना छोटा है, डेसिमल क्या कि उन्हें 0 लगाओ, उसके बाद डिजिट लिखो, समझ रहे हो मेरी बात? तो इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स। आप जब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आपको याद आएगा तो वहां भी नेगेटिव पावर चढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। आपसे क्या पूछा जाएगा
आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल। आप क्या ध्यान रखेंगे, आप या तो ऐसे ध्यान रख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दें यहाँ पर जूल में। बात तो ये है ना, अरे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मतलब उतना जूल, या फिर अगर एक जूल बोले तो एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जल्दी बताइए सॉल्व करके। एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा तो सॉल्व हम करेंगे, अपॉन में हो जाएगा तो सॉल्व कर दो। क्या बेटा 6.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, एंड पर 18। देखो कुछ कुछ बातें तुमको पता होनी चाहिए ना, तुमको 100/4 की वैल्यू पता होनी चाहिए 25, है ना, तुमको 100/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए 12.5 है 0.68। अच्छा है ना, तुमको 100/8 की वैल्यू पता होनी 12.5, 100/16 की वैल्यू पता होनी 6.25, ये 100/16 ही आएगा। आप वैल्यू लिखेंगे 6.25 10⁻18। क्या बोल रही हो, हम 100/16 लिखेंगे, उसको 10⁻18 लिखेंगे, कोई दिक्कत तुमको। अरे ऐसे रहते ना, डेसिमल के पीछे एक ऐसा अंक लिखिए जो ऑर्डर में हो ना प्रॉपरली। आप ये वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है, फिर बढ़ते आगे। आपको दोनों फॉर्मेट याद होना चाहिए ना, आप बार बार ये नहीं कि सर मेरे को एक याद है हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो याद तो फिर एवोगैड्रो नंबर क्यों याद है आपको। एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो प्रोटॉन का उल्टा होता है मास का, प्रोटॉन के मास को उलट देंगे आप तो एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को। तो यहां से एक छोटे से बात आपको समझाई। आपसे अगर कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, तो आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना चार्ज किसी भी चीज के ऊपर हो। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कहीं रखे हो, क्या नहीं रखे ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही रखे हो। अब वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक बड़े से बॉडी के ऊपर हो, छोटे से बॉडी के ऊपर हो, या कोई चार्ज क्यों लेके चल रहा हो, उसको ना मास डिफाइन हो। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में चलेगा तो एनर्जी का चेंज कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मतलब 6.25 × 10⁻18 जूल, ठीक है जी। और अगर वो चार्ज अपने से चला है तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। और अगर वो चार्ज आप चलाए हैं तो अगर मान लो कोई चार्ज अपने से चला है तो कितना होगा, इतना रिलीज होगा, इतना रिलीज होगा, नीचे वाला रिलीज होगा, ऊपर रिलीज होगा, ऊपर सेम है, दोनों सेम है। अरे दोनों सेम नहीं है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, ये तो इतनी सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। बस में आ रही है, अगर इतने सारे चार्जेस चलेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो इतनी एनर्जी निकलेगी, है ना, ठीक है। एक छोटा सवाल लिख लीजिए, आप लिखिए, सवाल लिखिए, चैप्टर के कोर तक पहुंचते हैं फटाक से, ये सब तो बेसिक चीज है। लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। हो गया, आगे लिखिए हाउ मच वर्क। हम कितनी बार बोलते हैं कि इतने साल से तुम लोग कक्षा 12 में ही पढ़े हुए हो, मतलब कक्षा 12 में आए हो, 12 साल बिता करके, कुछ चीजें दिमाग में रिटर्न होनी चाहिए ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। सवाल का स्ट्रक्चर समझो पहले, तो मेरी बतिया समझ में आती हो कि नहीं समझ में आती हो, इसमें हमको डाउट जाता है कभी कभी। हम बोलते हैं सवाल का स्ट्रक्चर समझो, तुमको मेरे में डाउट होता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है सवाल का। सवाल होता है, देखो वो सही आ रहा है कि ब्लर आ रहा है, ब्लैक आ रहा है,
वो तुम्हारा चेहरा ब्लैक आ रहा है। क्लियर है ये एकदम? उठ के देखो तो एक बार, खिलाना मत उसको, बता दे रहा है बेचारे को चकना पड़ रहा है। अच्छा सॉरी, बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। फुल स्टॉप लगाइए। हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन? हाउ मच वर्क needs to be done in carrying a charge of 400 microcoulomb from one point to another। तुम लोगों में से किसका किसका स्कूल खुला था आज? तुम्हारा बंद था? मरवाड़ी इंटर कॉलेज तुम्हारा बंद था? जेएमएस बंद था? तुम लोग का बंद था? थका थका क्यों लग रहा है? थकान, तबीयत ठीक नहीं है। कितने लोग व्रत हैं आज? अरे दादा, तुम व्रत हो? तुम भी व्रत हो? लड़कियों की तरफ पैर करके नहीं बैठा जाता है गधे, पाप पड़ता है। एक तो ऐसे तुम्हारा मैथ इतना अच्छा है। हो गया क्या? लग गया? आप बहुत तेज है ना, आप फटाफट सवाल लगा ले रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अगला सवाल मेरा होगा, ये सवाल आपका हुआ। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट दे रखा है। डेल्टा वी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 20 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 400 माइक्रोकूलम्ब। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन, कितना वर्क चाहिए ना। तो देखिए अगेन मेरी बात सुनिएगा, आपको वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव है इससे कोई लेन देन नहीं है। बस यहाँ पॉजिटिव चार्ज देकर रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपको चार्ज को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल की तरफ चार्ज जा रहा है। ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल का तो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चार्ज जा रहा है। पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ कौन चार्ज जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप W बराबर निकालें। W बराबर क्या होता है? Q इंटू डेल वी। Q की वैल्यू आप माइक्रोकूलम्ब से कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे, 400 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा। इसको आप 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम्ब भी लिख देंगे। यहाँ रखेंगे 4 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट देके रखी है, हो जाएगा जूल। एक जीरो चला जाएगा इसके पास, 4 दूनी 8.0 इंटू 10⁻³ जूल, ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये सवाल बिल्कुल बच्चों वाला है, जैसे कक्षा 8 के बच्चे को कोई फॉर्मूला बता दो और उसको सवाल दो और उससे बोलो लगाओ बेटा। ठीक है, सारी हंसी गायब हो जाएगी, अभी मुस्कुरा रही ज़्यादा। लिखिए सवाल, लिखो। कक्षा 9 का सवाल देते हैं, 8 का नहीं देते हैं। लिखो, इफ 100 जूल ऑफ वर्क must be done, if 100 joule of work must be done to move an electric charge, जल्दी जल्दी लिखो सवाल। if 100 joule of work must be done to move an electric charge of magnitude 4 coulomb from a point A where potential is minus 10 volt, where potential is minus 10 volt, to another point B, where potential is minus 10 volt, to another point B where the potential is x volt, where the potential is x volt। फुल स्टॉप लगाइए, फाइंड x। सवाल रिपीट कर दे रहे हैं। इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट A where potential is minus 10 volt, where potential is minus 10 volt, हो गया, to another point B, where potential is x volt,
फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। $15 वोल्ट, अच्छा 15 वोल्ट। है हम कहाँ बोले गलत है, आई डेंट से। आप सारे के सारे सवाल अपने नोट पे बोर्ड के पैटर्न में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड आपको देना बाकी है। आप अपने आप को कक्षा 12 पास ना समझे, ठीक है, नहीं तो कक्षा 12 ऐसे पास हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ज्ञान सारा रखें आप, फॉर्मूले सारे याद करें, ट्रिक सारे जाने, बस आप चलिए लगाते सवाल। इतना सोचना नहीं था ना, इतना नहीं सोचना था आपको, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। हाँ जी चलिए यही लगा लेते हैं। देखो बोल रहा है पॉइंट ए का पोटेंशियल दे रखा है, पॉइंट ए का पोटेंशियल को वी ए मान लो, ये दे रखा है -10 वोल्ट, और पॉइंट ए से कोई चार्ज इसको मूव करके कहाँ ले जाना है, पॉइंट बी पर, जिसका पोटेंशियल x वोल्ट दे रखा है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। दिया हुआ है कि a से b तक चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है 100 जूल, और चार्ज की वैल्यू दे रखी है 4 कूलम। ठीक है जी, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, W बराबर Q इंटू डेल वी, यही होता है फॉर्मूला। डेल वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल्स, B माइनस ए करेंगे, अरे A से B ले जा रहा है ना, तो चेंज कितना निकलेगा, B माइनस से निकलेगा। तो WAB की वैल्यू कितनी है, 100 जूल, बराबर Q की वैल्यू 4 कूलम, ब्रैकेट में VB माइनस VA 100 जूल, अपॉन में जूल हटा दो, इसको नीचे 4 कर दो, बराबर VB कितना है x, और माइनस कितना ये -10, ठीक। तो ये कितना हो गया 25, बराबर x प्लस 10 इधर आ जाएगा, x बराबर 15 वोल्ट। आपका आंसर है। बहुत सरल सवाल है, डायरेक्ट कक्षा 9 का सवाल है। हो गया। चलिए यहाँ पर ख़त्म होता है आपका कक्षा 10 का थ्योरी, और स्टार्ट होता है क्लास 12 की थ्योरी। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए। देखो हम बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लिखवाएंगे। आपको पता है कि आप चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं लिख रहे हैं। हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ऊपर गया ना, तो जब तुमको लोग को सवाल भेजो, सवाल में से अगर कोई सवाल नहीं आएगा तुमसे बोल देना, सवाल का नंबर ग्रुप में भेज देना, हम उसका आंसर भेज देंगे। सारे सवालों को आप लगा लें। अगर आपको सारे सवाल बहुत ज़्यादा आसान लग रहे हैं तो ज़रूर लगाएं, ठीक है। अगर आपको सवाल मॉडरेट लग रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर आपको सवाल डिफिकल्ट लग रहे हैं फिर तो लगाना ही लगाना है। तो केस कोई भी हो, आपको सवाल लगाना है, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे जो आपको बताते आ रहे हैं KQ/R। ठीक है, KQ/R। देखिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, मतलब किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुंदर सा फिगर आपको समझना होता है। पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, जहाँ पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। किसके वजह से? Q की वजह से। ठीक है, आप देखिए आपको पता है कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में किया गया जो भी वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसी को आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे इस पॉइंट पर। मान लो कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कोई चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है, इसी लाइन के अलोंग एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर मान लो Q0। ये क्या है? ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना होता है? +1 कूलम, +1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज है। जो कि देखो हम फिर से बोल रहे हैं, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज Q जो है, इसके वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। और ये जो Q0 है, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। ठीक है, और मान लो किसी पॉइंट B पर रखा हुआ है, किसी पॉइंट B पर रखा हुआ है। अगर ये चार्ज Q0 इनफाइनाइट से Q तक आया होता, अगर ये चार्ज जो Q0 है ये इनफाइनाइट से, ये पॉइंट A मान लो, जिस पॉइंट A पर चार्ज Q रखा हुआ है, अगर चार्ज Q0 जो है, जो B पर रखा हुआ है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ये Q0 अगर इनफाइनाइट से B पर आके नहीं रुका होता, पूरा A तक चला आया होता, तो उस केस में जो वर्क डन होता वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होता। जिस पॉइंट तक आता है उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये चार्ज, हाँ इनफाइनाइट से, अरे एक चार्ज इनफाइनाइट से लेकर के आओगी इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चलता है कि नहीं चलता है? तो हमको हम मान लें कि किसी पॉइंट B तक आकर के वो चार्ज रुक गया, और पॉइंट B जो है वो A वाले पॉइंट से x दूरी पर है। ये जो पॉइंट B है ये A वाले पॉइंट से कितने दूरी पर है? x दूरी पर। ठीक है, देखो पॉइंट B जो है, पॉइंट B के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि उस डायरेक्शन में लगेगा। बात में आ रही है? पॉइंट B के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि अलोंग AB डायरेक्शन लगेगा। तो आप उस फोर्स के अपोजिट एकदम इक्वल फोर्स लगा करके इसको इधर लाएंगे। अरे ये वाला चार्ज को रिपल करेगा ना, प्लस चार्ज है भैया, दोनों चार्ज में रिपल्शन होगा, रिपल करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? आप इस पॉइंट B चार्ज को उधर से जबरदस्ती खींच के लेकर के आएंगे। आप वर्क कर रहे हैं तो वही वर्क इसके अंदर स्टोर होगा। आपको क्या निकालना है? ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है कि पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, किस चार्ज की वजह से? इस चार्ज की वजह से आपको पॉइंट P तक आना है। हम क्या बोले कि अगर ये भी x दूरी पर है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, लगने दो। हम इस चार्ज Q0 को थोड़ा सा दूरी लेकर के आते हैं यहां तक। ठीक है, इसको पॉइंट N मान लो, न्यू पॉइंट। कितना दूर लेकर के आते हैं? dx दूर लेकर के आते हैं। हम इस चार्ज Q0 को कितना दूर लेकर के आए? dx दूरी लेकर के आए। ये था आपका Q0 चार्ज, छोटा छोटा लिख रहे हैं, और आप इसको dx दूरी लेकर के आ गए। ये है dx, x के अलोंग dx दूरी लेकर के आ गया। अगर आप, अच्छा dx बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस है। देखो मेरी बात समझो, dx क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर तुम ज़्यादा लेकर के आ जाओगे तो फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। जैसे जैसे ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के पास आता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि पास आने पर रिपल्शन बढ़ेगा। हम बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस मान रहे हैं, ये तुमको दिखाने के लिए हम बड़ा बना है, बहुत थोड़ा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस आप जानते हैं ना, उतना थोड़ा सा बढ़ा करके हम बस इधर लेकर के आए हैं। तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस हम लेकर के आए हैं तो हमको वर्क dw करना पड़ा होगा। फॉर मूविंग, ब्रिंगिंग लिखते हैं ना, फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 from B to N, that is
वेरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल लिख देते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस dx, कितना काम करना पड़ा होगा? द वर्क डन इज dw, थोड़ा डिस्टेंस के लिए। और अगर आप बहुत हल्का सा दूरी सरकाए हैं चार्ज को, तो फोर्स तो लगभग वही रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो डिस्टेंस से बदलेगा ना। अरे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लगा के उठा के लेगा ना। k तो कांस्टेंट है, q1 भी कांस्टेंट, q2 भी कांस्टेंट, और q2 की वैल्यू तो 1 कूलम है, इसको बाद में रखेंगे। तो अगर आप बहुत हल्का सा डिस्टेंस में चेंज करेंगे तो फोर्स में तो ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो जाएगा। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, क्या उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं ना, मतलब उसी लाइन के अलॉन्ग करवा रहे हैं। ठीक, अगर आप उसी लाइन के अलॉन्ग करवा रहे हैं, मेरे पास समझिएगा dw की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? F इंटू डी एक्स, बात मेरी क्या? F इंटू डी एक्स, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, F इंटू डी एक्स। अगर ये dw बराबर F इंटू डी एक्स है, क्या F की वैल्यू आप लिख सकते हैं? F की वैल्यू आप लिख सकते हैं ना। आप अगर F की वैल्यू लिख सकते हैं, और F की वैल्यू क्या लिखेंगे? Q नॉट की वैल्यू तो 1 कूलम हो जाएगी, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? x, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रखेंगे, बस मेरी क्या। लेकिन आपको चार्ज B से n नहीं लाना था, आपको चार्ज इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पर लाना था, क्योंकि आपको P का पोटेंशियल चाहिए। क्या आप मेरे पास समझ पा रहे हैं? आप यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? F बराबर Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर है, x है, और यहां से F बराबर K इंटू Q नॉट की वैल्यू तो 1 हो गई, ये हो गया फोर्स। अगर आप फोर्स की वैल्यू यहां रखेंगे तो dw बराबर क्या बनेगा? K इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, इधर लिखते हैं, अगर आपको टोटल वर्क, सुना ध्यान से, टोटल वर्क टू बी डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, कहां से ला रहे हो? पॉइंट P का पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को कहां से कहां तक लाओगे? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, उसके लिए आपको W क्या लिखेंगे? आप इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? दूरी कहां थी? इनफाइनाइट पे थी, और कहां के रुकी है? हाँ, डिस्टेंस में P रखोगे, R रखोगे। अरे भैया मोरे, ये जो चार्ज है वो इनफाइनाइट चलना स्टार्ट किया, और कहां के रुका? R पे। ये जो वर्क है, दूरी की बात कर रहे हैं, P तो पॉइंट है ना भाई। सुनो हमारी बात, किस चीज से दूरी लेते हैं? दूरिया किस चीज से लेते हैं? जिस चार्ज के वजह से निकाल रहे थे उस चार्ज दूरी लेते हैं। इनफाइनाइट दूर किससे? इस चार्ज से ना। तभी तो ये वाला चार्ज अगर इनफाइनाइट दूरी पे चला जाएगा तो कोई फोर्स और कोई फील्ड नहीं करेगा। इसी चार्ज से दूर जाना चाहता है ना ये इनफाइनाइट पे। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये पॉजिटिव कहां जाना चाहता है? इनफाइनाइट पे। किससे इनफाइनाइट पे दूर? हमसे, इस चार्ज से ना। तो आप जब इस चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, किसके पास लेके आ रहे हो? इसी के पास ना। तो कितने दूरी पे लेके रोक दे रहे हो इसको? P पॉइंट पर प्रभु, R दूरी पर। क्योंकि जो चीज वेरिएबल है वो डिस्टेंस है। आप समझिए इस बात को। ये dw की जो वैल्यू रखोगे ना, आपको समझ में आएगा आप कहां से कहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तब जब इनफाइनाइट से R दूरी तक लेके आए चार्ज को, उस केस में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। बात पल्ले पड़ रही है? तो फिर
ए से किसको लेके जा रहे भाई? हम कहाँ अभी तक बोले कि ए से चार्ज जा रहा है? ए से चार्ज नहीं जा रहा है, तो उस डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं ना, फिर वहाँ से जब दोबारा लेकर आ रहे हैं। एक ही बार लेके आए हम सिर्फ इतना बोले कि एक चार्ज था जिसको इनफाइनाइट से आर दूरी तक लेकर के आए। वो दूरी किससे ले रहे हैं? क्यू से ले रहे हैं। क्यू चार्ज से आर दूरी तक क्यू नॉट को लेकर के आए। बस आर दूरी पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा, किसकी वजह से होगा? प्लस क्यू चार्ज कैसे होगा? तो चार्ज को तुमको किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है? पी पर निकालना है ना। तो इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर के आओगी? पी तक। तो वही तो हम कर रहे हैं। तुमको डाउट कहाँ पे आ रहा है इसमें? जल्दी बोलो। प्लस क्यू यहाँ पे मान लेना, प्लस क्यू यहाँ पे मान सकते हैं। प्लस क्यू कहाँ मान सकते हैं? भाई दादा, प्लस क्यू चार्ज अगर हम पी पर मान लेंगे तो उसी चार्ज के वजह से उसी कपड़ा पोटेंशियल निकालोगी। भाई किसी चार्ज से किसी दूरी पर पोटेंशियल निकालोगी ना, कि इस चार्ज का इतने दूरी पे कितना भौकाल है, चार्ज का अपने घर में कितना भौकाल है? घर में नहीं होता है। चार्ज से किसी डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल निकाला जाता है। ठीक है, आप जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए तक लेकर के आ रहे थे, तो उसमें जो वर्डन किया जाएगा वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो पॉइंट ए पर ले आने पे वर्डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कोई और चार्ज होगा दूसरा जो पॉइंट ए पर या तो रिपेल कर रहा होगा तो अटैक कर रहा होगा। वो यही चार्ज हुआ था जो पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख गया। किसी चार्ज के वजह से ही आप पोटेंशियल निकालेंगे किसी पॉइंट पर। आपको दो प्रकार से डेटा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि क्यू के वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा आप जानते हैं कि इनफाइनाइट से इस चार्ज को लेकर आर दूरी तक आए। तो इनफाइनाइट से आर दूरी तक इस चार्ज को लेकर के आए, इसका मतलब आर दूरी पे जो पोटेंशियल है वो इसी की वजह से है। बात समझ रही क्या? तो जैसे जैसे आप क्यू नॉट को पास में लेकर के आएंगे वैसे वैसे आपको वर्क डालना पड़ेगा ना उसके अंदर, क्योंकि वो तो आना चाह नहीं रहा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। तो ये जो पोटेंशियल निकलेगा वो इस चार्ज की वो क्यू चार्ज का वैल्यू रहेगा, क्यू चार्ज की वजह से रहेगा। और जो आप डिस्टेंस इंटीग्रेट करेंगे वो इनफाइनाइट से आर तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भाई? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर, क्या बचा? आपसे कई बार कहा जा चुका है कि 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए ना। 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, +1 होता है, वही चीज़ नीचे आ जाता है ना। -1/x होता है इसका आंसर। अरे ठीक है क्या? इसका आंसर -1/x होता है। तो ये जगह के क्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x हो जाएगा, और इनफाइनाइट से आर लिमिट रखेंगे। ठीक है, के इंटू क्यू ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लगा के। तो ये जो माइनस है, ये माइनस तो बाहर रहेगा ब्रैकेट के, माइनस तो अपनी जगह है ना। इसमें रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको करेंगे सॉल्व, तो W की वैल्यू कितनी आएगी? K इंटू क्यू ब्रैकेट में। ये तो खत्म हो गया, 1/इनफाइनाइट अप्रोचेस 0, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट को एक फाइनाइट डिस्टेंस मान लेंगे। यहाँ इनफाइनाइट आप फिक्स कर दिए इनफाइनाइट, तो ये 0 हो गया, ये खत्म 0 हो गया। और ये बचा -1/r, तो ये बचा -1/r। तो इट बिकम्स W बराबर -K इंटू क्यू बाई आर। अब आप समझिए यहाँ माइनस क्यों है? आप दो वर्क डाल रहे थे, यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माइनस कहाँ गया भाई? ये यहाँ मैग्नीट्यूड लिखे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिए, यहाँ पर का जो माइनस है वो माइनस अगर आप इसको प्रॉपर सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा। कैसे आएगा? फोर्स किधर लग रहा है? उधर। आप पार्टिकल को डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं? इधर। तो फोर्स के अपोजिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एंगल कितना बनेगा? 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 है ग्राफ, -1 होती है। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, स्टार्टिंग से -1 चलेगा, तो आप क्या लगा देंगे? -1। बस मेरी का। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, और अगर आपको सिंबल की बात करनी है तो आप प्रॉपर इसको लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे? इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए, और यहाँ पर दिखाएंगे आप कि फोर्स है इधर और पार्टिकल डिस्प्लेस किधर हो रहा है? इधर। तो एंगल कितना बना?
180 डिग्री। तो यहाँ से cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, और इस -1 को आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर दें चाहे तो यहाँ माइनस माइनस लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, और ये माइनस कंटिन्यू हो जाएगा आगे भी, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस लगा दो भाई। ठीक है जी, तो आपको आ ही रहा होगा समझ में, ये प्लस बन जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ तो लगा ही देते ना, तो इसको तो माइनस ही रहने दो, ये प्लस कर दो। ठीक है, ये हो गया क्या? अरे यही है भाई, ये जो वर्डन है ना, यही है पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इतना वर्डन करना पड़ेगा आपको, r डिस्टेंस पर चार्ज है ना, वहां से लाने में इतना वर्डन करना पड़ेगा। तो ना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, तो Vp बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q0। तो Vp क्या हो जाएगा? KQ बाई R इंटू Q0। Q0 की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 है ना। बस ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है भाई यार, बस इतनी सी बात है।